नेम सूल चंद्र। आज आपके सामने मैं फिर दोबारा आया हूँ और अब की बार एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जिसकी हम बात करेंगे। दिख रहा होगा हिमालय योगी, यानी हिमालय योगी आज के टाइम पर या अभी बहुत ज़्यादा करंट का ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल टॉपिक है। मतलब न्यूज़पेपर में आप देख लो, द हिंदू के अंदर हिमालय योगी की ही लोग ओपिनियंस दे रहे हैं कि कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, और ये अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है शेयर मार्केट में, सबसे बड़ा स्कैम। और खास बात इसकी ये है कि ये जो स्कैम था, इस स्कैम को कैलकुलेट करना मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं कि 2 लाख करोड़ रुपए का हुआ, 3 लाख करोड़ रुपए का हो, इसमें कैलकुलेशन करना मुश्किल है, क्योंकि चाहे एक पर्टिकुलर व्यक्ति का 10 रुपए गया या पर्टिकुलर व्यक्ति का 20 रुपए गया, और ऐसे कितने लोगों के गए हैं पैसा। तो इसी वजह से क्या है कि स्कैम को कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम कहला रहा है। अब ये स्कैम की शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले हम डायरेक्टली स्कैम पर नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम बैकग्राउंड बिल्ड करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये स्कैम क्या था। तो हम बात करेंगे एनएसई की, क्योंकि ये स्कैम हुआ एनएसई के अंदर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर थी, उसकी बात करेंगे। अब एनएसई जो थी वो 1991 में एक कमेटी बनी, जिस कमेटी का नाम था एमजी फेरवानी कमेटी। अब ये कमेटी जो एमजी फेरवानी कमेटी थी 1991 में फॉर्म हुई। क्यों फॉर्म हुई? इसका फॉर्म होने का जो रीजन था वो ये था कि आप हमें एक नई स्टॉक मार्केट दो। क्यों दो? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट जो था वो बढ़ता जा रहा था, और जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट इस पे बढ़ने लगा वैसे वैसे धीरे धीरे जो गवर्नमेंट थी उसको भी मजा आने लगा कि भाई अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पैसा, क्योंकि शेयर मार्केट से जो टैक्स मिल रहा था वो अच्छा खासा मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि एक और शेयर मार्केट बनाते हैं। ठीक है, क्यों? हम बीएसई के अंदर इतनी सारी कंपनीज आ रही थी, उन्होंने सोचा कि एक और शेयर मार्केट बनाते हैं, थोड़ा उसका भी जो बर्डन था उसे कम करते हैं। तो इसी वजह से क्या बनाई? एनएसई बनाई, और उसके लिए एमजे फेरवानी कमेटी बनाई। मतलब एमजे फेरवानी के नेतृत्व में ये कमेटी थी। उस कमेटी ने डिसीजन दिया 23 अप्रैल, और 23 अप्रैल सन 1993 को उस एनएसई को बना दिया गया, एनएसई को फॉर्म कर दिया गया। जब एनएसई को बनाया गया तो एनएसई को बनाने के लिए 25 करोड़ रुपीस। अब इसको बनाने के लिए जो आईडीबीआई है, आईडीबीआई, इसने पैसा प्रोवाइड करा है। कितना प्रोवाइड करा है? 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए इसने एनएसई को पूरे बिल्डअप के लिए दिए। ठीक है, इकोनॉमिकली एनएसई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसने 25 करोड़ का जो खर्चा था वो दिया कि आप अपना इकोनॉमिकली थोड़ा वेल हो जाओ, जो भी स्टार्टअप है उसके लिए यहाँ पर दिया गया। सेकंड चीज क्या थी कि जो आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आपको बता दूं ये 1 जुलाई सन 1964 को बनी थी। ये हमारी जो थर्ड पंचवर्षीय योजना आई थी सन 1961 से 1966 तक। उस थर्ड पंचवर्षीय योजना में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितने भी मीडियम एंड मेगा इंटरप्राइज होती हैं उनको यहाँ पर पैसा प्रोवाइड कराना। देखो, भारत के पास क्या है कि भारत के पास कैपेबिलिटी है, लेकिन हमारे पास कैपिटल नहीं है। लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, लोगों के पास अच्छी खासी क्रिएटिविटी है, कैपेबिलिटी भी है। कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी कंपनीज नहीं बना सकते या कंपनीज इंडियंस नहीं खोल सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कैपिटल पर। कैपिटल का मतलब पैसा नहीं था। वो पैसा इसने देना स्टार्ट किया ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, छोटे छोटे आपका जो बिजनेसमैन है, वो यहाँ पर अपना स्टार्टअप खोल सके, और इस तरीके से भारत भी इंटरप्राइज में आता रहे। ठीक है, और आज आप देख लो भारत पे यूनिकॉर्न्स भी अच्छे खासे हैं। 3rd नंबर पर आ रहा है भारत यूनिकॉर्न के मामले में। यूके को भारत पछाड़ चुका है यूनिकॉर्न्स जो कंपनीज है उसके मामले में। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से एनएसई फॉर्म हुई। लेकिन हम क्यों एनएसई और आईडीबीआई को जोड़ रहे हैं? क्योंकि इसका लिंक कहीं ना कहीं आईडीबीआई से एनएसई का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आईडीबीआई ने 25 करोड़ रुपए दिए तो एनएसई ने कहा कि ठीक है आपने 25 करोड़ दिए, मानते हैं, लेकिन हमारे पास इकोनॉमिकली जो एडवाइजर्स हैं वो नहीं है। तो इन्होंने सोचा यार इकोनॉमिकली एडवाइजर नहीं है तो आप क्या करो, हमसे 10-12 लोग ले लो जो इकोनॉमिकली वेल हैं, और वो 10-12 लोग एनएसई को चला रहे थे। उन 10-12 लोग में से हम सबसे पहले अगर हम बात करें चित्रा रामकृष्णा, जो हिमालय योगी स्कैम के अंदर पूरी तरीके से जुड़ी हुई हैं। यानी इन्हीं ने जो हिमालय योगी स्कैम हुआ उसमें इनका सबसे बड़ा हाथ था, जो एनएसई की बाद में जाके एमडी और सीईओ बनी। कैसे बनी? कि आईडीबीआई ने इन्हें बोला कि आप जाओ एडवाइजर के रूप में। एडवाइजर थी ये 1992 की मैं बात कर रहा हूँ। 1992 में क्या हुआ? ये एडवाइजर बनी। किसकी एडवाइजर बनी? एनएसई की एडवाइजर बनी। और रवि नेकर, तो यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें रवि नेकर की, तो रवि नेकर को इसका सीईओ बना दिया था और एमडी बना दिया था। तो कहानी होती है अब यहां से स्टार्ट की हिमालय योगी स्कैम हुआ गया था। अगर मैं बात करूं 1992 में, तो यहां पर चित्रा रामकृष्णा,
बहुत ज़्यादा चर्चे में आजकल ये नाम। चित्रा रामकृष्ण इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वेल थी, मतलब बहुत अच्छा खासा इन्हें इकोनॉमी का ज्ञान था। अच्छा खासा इन्होंने NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर है ना, उसको बूम किया। हम ये नहीं मानते कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी। उन्होंने जो अपनी NSE को, मतलब NSE यहाँ थी, NSE आई और अब देख लो NSE के जो NSE की मार्केट है, निफ्टी 50 हम कहते हैं ना, टॉप 50 कंपनीज, तो उसमें NSE जो उसकी मतलब जो पावर थी, जो बूम हुई NSE, जो इकोनॉमिकली कंडीशन उसकी सुधारी गई, वो चित्रा रामकृष्ण ने सुधारी। मतलब उनके पास कैपेबिलिटी थी और वो बहुत अच्छी इकोनॉमिकल एडवाइजर थी, और इसी एडवाइजरी के कारण NSE को वो टॉप तक लेके गई। किसके सारे लेके गई? NSE के CEO थे रवि नेकर। सो रवि नेकर के कहने पर, रवि नेकर जो थे उस टाइम पर CEO थे NSE के, 1992 की बात करें, और चित्रा रामकृष्ण के साथ मिलकर दोनों ने NSE को बूम किया। NSE की जो कंडीशन थी उसमें सुधार आता गया। और हमें भी पता है कि NSE सबसे पहली आपका स्टॉक मार्केट थी जो सैटेलाइट से भी जुड़ी। तो धीरे धीरे वो BSE की जगह लेने लगी, लोग NSE में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। लेकिन हुआ क्या कि चित्रा रामकृष्ण पर अब NSE का भरोसा बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे जब NSE का भरोसा चित्रा रामकृष्ण पर बढ़ने लगा, तो अब बारी आई रवि नेकर के रिटायरमेंट की। तो अब रवि नेकर ने क्या करा, उन्होंने कहा कि भाई मैं जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ वो किस पे कर रहा हूँ, चित्रा रामकृष्ण पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और हमें लगता है कि वो ही हमें NSE को, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर है, उसको और ऊपर और ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है। तो 1992 तक ये एडवाइजर थी, 1992 से लेकर 2013 तक ये एडवाइजरी के पद पर रही। 2013 में चित्रा रामकृष्ण एज अपॉइंट कर दी गई CEO एंड MD, दोनों थी। MD के पद पर भी बिठा दिया गया था चित्रा रामकृष्ण को, और CEO के पद पे भी चित्रा रामकृष्ण को बिठा दिया गया था। अब हुआ क्या, चित्रा रामकृष्ण जो थी, मतलब वो ज्यादातर जो बिलीव करती थी वो डिवाइन्स में बिलीव करती थी, मतलब ज्योतिषी इन सब में बिलीव करती थी। तो हुआ क्या कि इन्होंने जो अभी हाल ही में जो स्कैम हुआ, वो स्कैम जुड़ा हुआ था किससे, कि 2013 में जब ये CEO बनी, तो इन्होंने यहाँ पर जो NSE की इंफॉर्मेशन थी वो लीक की किसी हिमालय में बैठे योगी को। मतलब एक ऐसे व्यक्ति को, एक जब इनसे पूछा गया ना, जब इनसे मैसेजेस एक्सचेंज हुए CB के, तो इन्होंने कहा कि वो एक स्पिरिचुअल पावर है जो मुझे एडवाइस प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी इकोनॉमिकल एडवाइजर इस तरीके की बातें करना, यानी वो प्रॉब्लम ये नहीं है कैपेबिलिटी नहीं थी, कैपेबिलिटी नहीं थी तो ये कैसे NSE को इतना बूम लेके जाती। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने NSE की जो भी डाटा था उसे बताया किसी अननोन पर्सन को। CEO है, MD है, तो उसको तो सारी पता होगी जो इंटरनल बातें हो रही हैं वो NSE की। तो ये जो डाटा था उन्होंने रिवील किया एक योगी को, जिसका नाम अभी तक पता नहीं चल रहा कि कौन है योगी। ठीक है, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि वो योगी कौन है, तो इन्होंने कहा कि वो हिमालय में रहते हैं, और मतलब ये भी उनसे सिर्फ एक बार मिली हुई है 20 साल पहले, जब ये 1992 में आई थी ना, आज से 20 साल, यानी 1992 में जब ये बनी थी, जो एडवाइजरी बनी थी, इकोनॉमिकल एडवाइजर, तब ये उनसे मिली थी एक आश्रम में। ठीक है, जब ये उनसे एक आश्रम में मिली तो इन्होंने यहाँ पर क्या करने लगा, उन पर थोड़ा बहुत मतलब पूछा ये कि आप, अगर मैं कभी आपसे एडवाइस लेना चाहूँ तो किसके थ्रू ले सकती हूँ, तो उसने कहा कि एक ईमेल है, उस ईमेल के माध्यम से आप मुझसे एडवाइस ले सकती हो। तो चित्रा रामकृष्ण के मैसेजेस एक्सचेंज होने लगे। अब ये मैसेजेस करने लगी किसको, उस योगी को, और उस योगी को पूछने लगी कि भाई यहाँ पर किस तरीके के, मतलब कुछ ऐसे मतलब मैसेजेस इनके एक्सचेंज हुए। जैसे एग्जांपल हम लें कि 2013 के बाद इन्होंने बोला कि जो मैं MD भी हूँ और CEO भी हूँ, तो दोनों पद मुझसे मतलब नहीं संभाले जा रहे। तो इन्होंने पूछा योगी से कि अब मुझे MD किसे बनाना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि MD बना दो आनंद सुब्रमण्यन को। तो आनंद सुब्रमण्यन को बनाने के लिए बोल दिया कि आप आनंद सुब्रमण्यन को बना दो MD, एज ए MD पर आनंद सुब्रमण्यन को बिठा दो। तो हुआ क्या कि जो हिमालय योगी है उसने ही डिसाइड, मतलब जितने भी आपका NSE के जो नेक्स्ट स्टेज होती थी या जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप होता था, वो सारा का सारा नेक्स्ट स्टेप हिमालय योगी बताते थे किसको, चित्रा रामकृष्ण को, और वो उस हिसाब से वर्क करती थी। ठीक है, और उन्होंने ही आनंद सुब्रमण्यन को बोला था कि भाई आप इनको अपॉइंट करो एज अ MD, और 2013 में इन्हें एज अ MD भी बना दिया गया। शौक की बात ये थी कि एज अ MD एक ऐसे पर्सन को बनाया गया जो सिर्फ NSE के अंदर एम्प्लॉय था।
मतलब कुछ ऐसे पद पर भी नहीं था कि इसके चांस हो एमडी बनने के। अब यहाँ पर इनके चांस भी नहीं थे और इन्हें एमडी भी बना दिया गया। 2016 तक आते आते इनको 3.2 करोड़ रुपए मंथ मिलने लगी सैलरी। 9.2 करोड़ रुपए मंथ मिलती थी चित्रा रामकृष्ण को। तो अब आनंद सुब्रमण्यम और चित्रा रामकृष्ण अच्छी खासी इनकमिंग कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि सीबी ने 2016 में, अब यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से योगी से इनकी जो है वो मैसेजेस एक्सचेंज होते थे। अब मैसेजेस एक्सचेंज होना तो ठीक है, लेकिन अब चित्रा रामकृष्ण की क्या इसके ऊपर मतलब तर्क था, उन्होंने क्या दिया कि क्यों मैं मैसेजेस एक्सचेंज करती थी। सबसे पहले अगर हम देखें कि जब उन्होंने आनंद सुब्रमण्यम को इस पद पर बिठाया, तो जैसे वो आनंद सुब्रमण्यम को पद पर बिठाती हैं 2016 में ये रिटायरमेंट ले लेती हैं, क्योंकि इन पर रिटायरमेंट ले लेती हैं क्योंकि इन पर केस चल रहा था कोलोकेशन का, कोलोकेशन स्कैम। मतलब एक ऐसी लोकेशंस पर जहां पर जिसका ना ही इन्हें पता था और ना ही किसी और को पता था, उस एरिया में ये मैसेजेस एक्सचेंज कर रही थी और जो एनएससी का जितना भी डाटा था उससे मोबिलाइज कर रही थी दूसरी जगह। एनएससी अपने आप में अगर आप देखो कि किसी को पहले ही पता चल जाए एक कंपनी मर्ज होने वाली है, तो जाके उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने लगेगा, और उस कंपनी के अंदर क्योंकि मर्ज होगी तो जाहिर सी बात है उसके शेयर्स बढ़ेंगे। और वो किसे पता होगा, एनएससी में अगर डाटा आ रहा है तो एनएससी में आ रहा है कि ये कंपनी मर्ज होने वाली है, सुबह तक आपका जो है वो कंपनी मर्ज हो गई। अब उन्हें उससे पहले पता चल गया, तो उसके माध्यम से उस जो इंटरनल नॉलेज है उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ पर दूसरे लोगों ने शेयर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और उनके जो शेयर्स थे वो बूम हो गए। तो इस तरीके से कितने लोगों का लॉस हुआ होगा। अगर बात करें योगी की, तो चित्रा रामकृष्ण को भी नहीं पता होगा कि योगी ने कितनी आगे और ट्रांसफर कराई होगी उस मैसेजेस को जो इन्होंने एनएससी की दिए थे योगी को, उसको उसने कितना आगे तक जहां ट्रांसफर कराया होगा। एंकर इन्वेस्टर होंगे, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, हायर इन्वेस्टर्स को दिया होगा और उससे कितना ज्यादा लॉस हुआ होगा। अगर शेयर बढ़ रहे हैं और जो छोटे इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि शेयर्स का जो आईपीओ था वो बहुत ऊपर चला गया, तो छोटे इन्वेस्टर ऐसे रह गए, एंकर इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉफिट हुआ। तो इसी रीजन की वजह से जो एनएससी है उसमें बहुत बड़ा स्कैम माना जा रहा है इसे। अब हम देखते हैं कि तर्क क्या दे रहे थे जो चित्रा रामकृष्ण और सीबी के बीच में जो यहाँ पर मैसेजेस एक्सचेंज हुए। अब चित्रा रामकृष्ण और सीबी दोनों ने बातें की, उसके बारे में बात करेंगे। तो चित्रा रामकृष्ण से जब सीबी ने पूछा कि भाई आपने इस तरीके के, आप इकोनॉमिकल एडवाइजर थी, इतने बड़े पद पर थी और आप अपनी जितनी भी आपका नॉलेज थी वो आप किसी दूसरी जगह मोबिलाइज कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये बात आपकी सही थी कि आप ऐसी इस चीज को मोबिलाइज कर रही हो, इतने बड़े डाटा को। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रॉब्लम क्या है, लोग एडवाइस लेते हैं, मैंने एडवाइस ली एज ए एडवाइस के रूप में, मैंने कोई ऐसी जो है बातें शेयर नहीं करी जो एनएससी को लॉस पहुंचा सकती हो। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर एनएससी में सिर्फ मैंने उनके माध्यम से या उनका यूज करके, उनके एडवाइस का यूज करके काम किया है, तो वो गलत है, क्योंकि मेरे पास खुद की इकोनॉमिकल एडवाइजर कमेटी थी, उस इकोनॉमिकल एडवाइजर कमेटी का यूज करके मैं जो भी डिसीजन थी वो लेती थी, ऐसा चित्रा रामकृष्ण ने कहा। सीबी ने कहा कि एक्चुअल में हिमालय योगी रहता कहाँ है। तो जब जो चित्रा रामकृष्ण है उन्होंने बोला कि जो हिमालय योगी हैं वो मुझे भी नहीं पता 20 साल से, क्योंकि 20 साल पहले मुझे मिले थे, मेरे से मैसेजेस एक्सचेंज होते थे, वो भी ईमेल पर। सेकंड चीज उन्होंने बोली कि ईमेल पर मेरे जो मैसेजेस थे वो यहाँ पर आपका एक्सचेंज होते थे। सीबी ने कहा कि अच्छा, आप अभी मतलब आप उनसे एडवाइस जो शेयर करती थी, मतलब एक्चुअल में अगर हम अभी चाहें तो मिलना चाहें तो मिल सकते हैं उनसे। उन्होंने कहा नहीं, ही वॉज द स्पिरिचुअल पावर, यानी उन्होंने कहा कि एक स्पिरिचुअल पावर है और वो ऐसे किसी से नहीं मिल सकते, और वो स्पिरिचुअल पावर है, मुझे भी नहीं पता कि वो अभी किस जगह पर है या फिर किस लोकेशन पर है, इस वजह से इसको कोलोकेशन स्कैम कहा गया था। लेकिन सीबी पीछे पड़ी हुई थी पूरी तरीके से चित्रा रामकृष्ण के ऊपर। अभी 3-3 करोड़ का चित्रा रामकृष्ण, रवि नेकर, उसके साथ साथ सुब्रमण्यम, आनंद सुब्रमण्यम, तीनों पर जो है वो आपका यहाँ पर 3-3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। चित्रा रामकृष्ण से और बातें हुई सीबी की। सीबी ने बोला कि आप इस तरीके के जो मैसेजेस हैं उसे एक्सचेंज करो, ठीक है, उसका क्या रीजन थे। उन्होंने कहा मैं एज ए एडवाइस ही उनकी बस एडवाइस लेती थी, बाकी और कुछ इसमें था नहीं। लेकिन अब उन्होंने खुद अपने मुंह से बोल दिया कि मैंने जितनी भी डाटा था। अब उन्होंने पूछा कि भाई उन्हें कैसे पता चला हिमालय योगी को कि आनंद सुब्रमण्यम आपके
एनएसी के अंदर हैं और उन्हें एमडी बनाना है। तो उनसे पूछा कि आपको इतनी इतनी सारी नॉलेज योगी को कैसे थी, हिमालय योगी को, अगर आप उसे योगी मानते तो कैसे थी? तो उन्होंने वही आंसर दिया कि मैं उनको जितनी भी डाटा था वो शेयर करती थी। तो वहां पर क्या हुआ कि सीबी को शक हुआ कि सारा डाटा शेयर किया जा रहा था। तो एक्चुअल में सीबी ने इस वजह से ही उन पर जुर्माना लगाया गया। और दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पर एक तरीके का हाइपोथेटिकली तरीके से सोचें कि कौन हो सकता है यह हिमालय योगी, क्योंकि किसी को नहीं पता, ना सीबी को अभी तक पता चला है, सीबी भी थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूज है कि कौन हिमालय योगी हो सकता है। तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो हिमालय योगी जो ज्यादातर चांस है वो किसके हैं? आनंद सुब्रमण्यम के होने के चांस है। क्योंकि जो डाटा मिलता है वो डाटा सीबी का ये कहता है कि आनंद सुब्रमण्यम के भी मैसेजेस एक्सचेंज से योगी के साथ, यानी कहीं ना कहीं या तो आनंद सुब्रमण्यम का डायरेक्ट लिंक था योगी के साथ, या तो आनंद सुब्रमण्यम ही हिमालय योगी होगा। क्योंकि एक नॉर्मल एम्प्लॉय को एमडी के पद पर बिठाना, क्योंकि पता था हिमालय योगी की बात चित्रा रामकृष्णा मानती थी और चित्रा रामकृष्णा एमडी भी थी, सीईओ भी थी, तो अब वो तो दोनों पद संभाल रही थी एक साथ। तो अब आनंद सुब्रमण्यम को एमडी के पद पर बिठाने का जो सोचा वो किसने सोचा? योगी ने सोचा कि भाई, योगी ने चित्रा रामकृष्णा को बोला और चित्रा रामकृष्णा ने आनंद सुब्रमण्यम को बिठा दिया। तो कहीं ना कहीं जो ज्यादातर शक किया जा रहा है वो आनंद सुब्रमण्यम पर किया जा रहा है कि यही हिमालय योगी हो सकते हैं, या फिर हिमालय योगी से ज्यादा अटैच हो सकते हैं। क्योंकि ये भी माना जा सकता है कि इसमें चित्रा रामकृष्णा को क्या पता एक तरीके से फूल बनाया गया हो, डिवाइन का लालच देकर, चमत्कार का लालच देकर, कि इस तरीके से वो योगीज में बिलीव करती हो और उसका फायदा उठाया गया हो इन्हीं के लोगों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि चित्रा रामकृष्णा एक फेथफुल एम्प्लॉय थी 1992 से, चाहे आईडीबीआई का डाटा ले लो, चाहे हम एनएसी का भी डाटा ले लें, तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे चित्रा रामकृष्णा को यहाँ पर मैनिपुलेट किया गया हो योगी की बात मानने के लिए। और कुछ लोग जो मतलब इस सब चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो एक्चुअल में एडवाइस लेते हैं, लेकिन अब उस एडवाइस को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना मतलब कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया था। तो ये जो था वो पूरा का पूरा हिमालय योगी स्कैम था कि किस तरीके से स्कैम स्टार्ट हुआ और क्यों ये स्कैम हुआ। तो एक्चुअल में हम नहीं कह सकते कि चित्रा रामकृष्णा एक पूरी तरीके से यहाँ पर सस्पेक्ट है।